नमस्कार, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता, बाजौरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज आपको वाणिज्य विषय के बही खाता तथा लेखाशास्त्र विषय में पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र का आशय व सिद्धांत के विषय में आपको बताएंगे। पुस्तपालन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि मानव स्मरण की शक्ति बहुत सीमित होती है। व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति के साथ भी अगर याद रखे तो वह अपनी पूरी याददाश्त के साथ भी अगर याद रखता है तो वह कुछ ना कुछ भूलने की उसकी प्रवृत्ति अवश्य होती है, और इसी कारण से पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। प्राय पूर्व समय में अधिकतर लेन देन रोकड़ में होते थे, लेकिन धीरे धीरे उधार और नगद दोनों में होने लगे। इसलिए समस्त क्रियाओं की जानकारी एक लंबे समय तक रखने के लिए बुक कीपिंग की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में हम जितने भी लेन देन करते हैं उसमें नगद भी होते हैं, उधार भी होते हैं। नगद लेन देन में कोई आवश्यकता हमें बुक कीपिंग की प्राय नहीं पड़ती, केवल रोकड़ खाते की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम उधार लेन देन करते हैं तो उधार लेन देन में हमारे पास समस्या आती है हमारी शक्ति की, स्मरण शक्ति की, इसलिए हमें बुक कीपिंग की आवश्यकता पड़ती है। और बुक कीपिंग के माध्यम से हम अपने तमाम खातों की तैयारी कर लेते हैं। इसका उद्देश्य, अधिगम व उद्देश्य, पुस्तपालन के अध्ययन के उद्देश्य को दो भागों में विभाजित किया है। पहला सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। एक सैद्धांतिक होता है, सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताना कि अकाउंट्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरा व्यवहार में उसको किस प्रकार से लाया जाएगा। सैद्धांतिक उद्देश्य, पुस्तपालन के सैद्धांतिक उद्देश्य को इस प्रकार व्याख्यात किया गया है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अकाउंट की, व्यवसाय की, वाणिज्य की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। भूल पड़े पहले लिख। लेन देन करने से पहले हमारी लिखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और इसी को हम पुस्तपालन कहते हैं। इसी को हम पुस्तपालन कहते हैं। पहले लिखना चाहिए, उसके बाद देना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कागज से उसको पूरा कर लेना चाहिए। अर्थात पुस्तपालन सैद्धांतिक आधार पर यह बताता है कि व्यापार में मौखिक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मौखिक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पुस्तपालन में कार्य का मतलब यहाँ लेन देन से है। मौखिक कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। मौखिक लेन देन से विवाद उत्पन्न होते हैं। इस कारण से हमारे को पुस्तपालन की आवश्यकता पड़ती है, और पुस्तपालन के आधार पर व्यापार में लेन देन से पूर्व लिखने के महत्व को दर्शाया गया है। अर्थात वही लाइन दोबारा से एक बार फिर रिपीट होती है कि व्यापार में लिखने के महत्व को दर्शाया गया है। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। अर्थात हम अपने कागजों के महत्व को बही खाता में पुस्तपालन के महत्व को दर्शाते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य, जब हम पुस्तपालन से रोजनामचा, पुस्तकें, आर्थिक चिट्ठा बनाकर व्यापार की स्थिति को प्राप्त करते हैं। हम पहले बही खाता बनाते हैं, बही खाता से हम लेखा शास्त्र पर जाते हैं। लेखा शास्त्र में पहला जो स्टेप हमारा होता है वह रोजनामचा होता है। रोजनामचा के बाद हम खाते तैयार करते हैं। उन खातों में हमारे पास सबसे पहले जो प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं उनको तैयार करते हैं। उसके बाद रोकड़ खाता तैयार करते हैं, फिर तलपट तैयार करते हैं, और तलपट के बाद हम आर्थिक चिट्ठा बना करके व्यापार की स्थिति को देखते हैं कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या है। अगर हमारा आर्थिक चिट्ठा मिल जाता है तो प्राय हम ये मान लेते हैं कि हमारे से कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं हुई है। पुस्तपालन का अर्थ, पुस्तपालन का अर्थ है
कि व्यापार की पुस्तकों को रखना, जिसमें समय समय पर उनका प्रयोग करके हिसाब किताब को विधिवत कर सकते हैं। पुस्तपालन का अर्थ व्यापार की पुस्तकों को रखना। कौन सी पुस्तकों को रखना? व्यापार की। व्यापार में कौन सी पुस्तक हैं? पहले रोजनामचा, रोजनामचा के बाद रोजनामचा से संबंधित जितने भी हमारे खाते बनते हैं उनको रखना। राम का खाता, श्याम का खाता, मैं बाजौरिया इंटर कॉलेज से संबंधित हूँ तो बाजौरिया इंटर कॉलेज का खाता या अन्य कोई खाता, और लास्ट में समरी के आधार पर रोकड़ खाता और तलपट तैयार करके इसको भविष्य के लिए रख लेते हैं। पुस्तपालन व्यापार से संबंधित वित्तीय व्यवहारों, रोकड़, वित्तीय का मतलब रोकड़, यहाँ वित्तीय का मतलब है रोकड़ के व्यवहारों को नियमानुसार लेखा करते हैं। रोकड़ का व्यवहार का मतलब है कि हमारे पास रोकड़ के दो पक्ष होते हैं, पहला प्राप्ति पक्ष होता है, दूसरा भुगतान पक्ष होता है। जो रोकड़ में हमारे पास है, जो रोकड़ में हमारे पास है उसको प्राप्ति और भुगतान, जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति पक्ष में, जो भुगतान हुआ है वो भुगतान पक्ष में, और उसके बैलेंस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड अगले महीने, अगले वर्ष, अगले समय के लिए कर देते हैं, जिससे व्यापार से संबंधित कोई सूचना सही और शीघ्रता से प्राप्त हो सके। अर्थात अगर हमारे से कोई व्यक्ति आकर पूछता है कि हमारा खाता क्या है, हमारा लेन देन क्या हुआ है, तो हम रोकड़ खाता या अन्य खाते निकाल करके उसको हम देख लेते हैं और तुरंत उसको बताते हैं कि ये है तुम्हारी मिस्टेक है, ये तुम्हारे लेन देन हुए हैं, यहाँ तुम्हारा प्राप्ति हुआ है, यहाँ तुम्हारा भुगतान हुआ है, इतना तुम्हारा क्रय हुआ है, इतना तुम्हारा विक्रय हुआ है। अब हमारी पुस्तपालन की प्रकृति आती है। प्रकृति का मतलब है पुस्तपालन किस नेचर में आता है, पुस्तपालन किस नेचर में है, पुस्तपालन की नेचर क्या है। पुस्तपालन की नेचर के लिए दो नेचर हमारे पास हैं, विज्ञान है या कला, या दोनों। तो विज्ञान है या नहीं है इसके लिए आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीज़ अवश्य है कि पुस्तपालन में क्या कोई नियम है, पुस्तपालन में क्या, तो इसके लिए हमें पहले क्या विज्ञान क्या है, इसके पहले क्या विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान, ज्ञान की वह शाखा, ज्ञान की वह शाखा जिसमें विशेष ज्ञान का अध्ययन होता है, जिसमें नियम बनाए जाते हैं, जिसमें कब और कारण में संबंध स्थापित होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं यहाँ किससे, पुस्तपालन से। क्या पुस्तपालन में कोई नियम है? बिल्कुल है। पुस्तपालन में अपने एक नियम है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। पुस्तपालन में कारण क्या है? कारण है पुस्तपालन का आर्थिक चिट्ठा बनाना। पुस्तपालन विज्ञान है, इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तपालन विज्ञान है क्योंकि विज्ञान से इसके नियम मेल खाते हैं। तो समरी क्या बनी इसकी? समरी बनी पुस्तपालन एक विज्ञान है जो वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे किए जाते हैं। अब पुस्तपालन एक कला है, तो इसके लिए पहले हमें कला के बारे में जानना होगा कि कला क्या होता है। कला क्या है? किसी भी कार्य को उत्तम से उत्तम करने का तरीका। ज्ञान बहुत लोगों को होता है बच्चों, ऐसा नहीं ज्ञान कम लोगों को होता है, ज्ञान बहुत लोगों को होता है, लेकिन वह ज्ञान उत्तम आधार पर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुँचे, आप तक पहुँचे, समाज तक पहुँचे, देश तक पहुँचे, वह कला है। बोलना एक कला है। पागल व्यक्ति भी बोलता है, समझदार व्यक्ति भी बोलता है। ऐसा नहीं कि पागल व्यक्ति की बात समझ में नहीं आएगी या समझदार व्यक्ति की बात, लेकिन जो बोलने की कला को जानता है, जो बोलने की कला को जानता है, जो अपनी बात को दूसरों को समझा सकता है, वह कला है। तो अब यहाँ पर पुस्तपालन कला है। पुस्तपालन में विज्ञान के नियमों को उचित रूप से रखने को जो प्रक्रिया होती है उसको हम कला कहते हैं। इसलिए क्या हुआ, पुस्तपालन एक कला है। समरी क्या निकल के आई? पुस्तपालन विज्ञान भी है और पुस्तपालन कला भी है। अर्थात नियम यह आ गया कि पुस्तपालन विज्ञान भी है और पुस्तपालन कला भी है। पुस्तपालन के मूल तत्व।
पहला बता दिया गया आपको, पुस्तपालन विज्ञान है या कला या दोनों। तो पुस्तपालन विज्ञान भी है, कला भी है, दोनों। पुस्तपालन एक निश्चित प्रणाली है। निश्चित प्रणाली का मतलब है निश्चित प्रणाली में डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, किसको प्राप्ति पक्ष में लिखना है, किसको भुगतान पक्ष में लिखना है, कौन सा व्यक्तिगत खाता है, कौन सा वास्तविक खाता है, कौन सा नाम मात्र का खाता है। तो इसको हम एक निश्चित प्रणाली कहते हैं। नियमों का पालन करना, जो नियम बना दिए गए हैं उन नियमों का पुस्तपालन में पालन किया जाता है। वित्तीय व्यवहारिक लेन देनों को अलग अलग करना। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि सबसे पहला काम बुक कीपिंग और बुक कीपिंग से लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र में रोजनामचा का मतलब एंट्रीज। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी लेन देन हुए उन लेन देनों को लिखना, उन लेन देनों को लिख करके उसकी एंट्री करना, उसका लेखा करना, अगले दिन की एंट्रीज करना, फिर उसके अगले दिन की एंट्रीज करना और फिर उसको अलग अलग खातों में परिवर्तित करना। जो हम लेन देन करते हैं उनको अलग अलग खातों में परिवर्तित करना और उनके शेष निकालकर उनको आगे ले जाना या अन्य व्यवहारों को बताना। उसके बाद है लेखा करना। लेखा करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अंतिम पुस्तकें हमारी बनती हैं, तलपट और आर्थिक चिट्ठा, तलपट और आर्थिक चिट्ठा, इन दोनों को समाहित करना और आर्थिक चिट्ठा बनाने के पश्चात हम ये कह देते हैं कि हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार, हमारी पुस्तकें में कोई अनियमितता नहीं है, क्योंकि प्राय आर्थिक चिट्ठे के मिल जाने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा लेन देन बिल्कुल सही और उचित मात्रा में हुआ है। पुस्तपालन वह है जिसमें प्रतिदिन लेन देन को लिखकर रोजनामचा बनाते हैं। रोजनामचा का मतलब अलग अलग एंट्रीज करते हैं, अलग अलग खाते बनाते हैं। राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, रोकड़ का खाता, तलपट विवरण बनाते हैं और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। बच्चों, आर्थिक चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं। पहला जो पक्ष है वह संपत्ति पक्ष है और दूसरा जो पक्ष है वह दायित्व पक्ष है। संपत्ति पक्ष के दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला स्थायी संपत्ति और दूसरा अस्थायी संपत्ति। अस्थायी संपत्ति में रोकड़, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इत्यादि संपत्तियां लिए जाती हैं। इसमें रोकड़, बैंक एक ऐसी संपत्ति है जिसको हम तरल संपत्ति भी कहते हैं। इसी प्रकार से दायित्व पक्ष को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा जो दायित्व पक्ष है, दायित्व पक्ष में स्थायी दायित्व होता है और दूसरा अस्थायी दायित्व होता है। अस्थायी दायित्व का मतलब होता है चालू दायित्व। चालू दायित्व का मतलब है जो हम बाजार से व्यापार के लेन देन के लिए लेते हैं, उसको हम चालू दायित्व कहते हैं। और जो व्यापार में हम पूंजी लगाते हैं, उसको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। अब ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पूंजी और धन क्या है। प्रश्न ये उठता है पूंजी, क्या प्रत्येक धन पूंजी होता है? नहीं बच्चों, प्रत्येक धन पूंजी कभी नहीं हो सकता। केवल पूंजी वह धन है जो व्यापार में लगाया जाता है, और धन कुछ भी हो सकता है जो आपके घर में रखा हुआ है, जो व्यापार में नहीं लगा हुआ, उसको केवल हम धन कहते हैं। अर्थात पुस्तपालन के अंत से लेखाकर्म और लेखांकन प्रारंभ होता है। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ लेखांकन और लेखाकर्म प्रारंभ होता है, और जहाँ लेखाकर्म का अंत होता है वहाँ से पुस्तकों का प्रारंभ होता है, और जहाँ पुस्तकों का अंत होता है वहाँ से तलपट का प्रारंभ होता है, और जहाँ तलपट का अंत होता है वहाँ आर्थिक चिट्ठे का प्रारंभ होता है। बच्चों, एक बात आपको बता दी जाए, जितने भी हम नियम पढ़ते हैं यहाँ पर लेखांकन में,
जितने भी हम नियम पढ़ते हैं उन नियमों को जो रखा गया है वो इटली के ल्यूकस पैसियोली ने अपनी पुस्तक डी कंप्यूस्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स में वर्णित किया है। वर्ष 1494 ईस्वी में उन्होंने बताया कि हमारे को लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि पूर्व काल में इटली एक ऐसा देश रहा है जहां पर व्यापार बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे आधार पर किया जाता था, इसलिए इटली ही लेखांकन के प्रारूप का प्रारंभ माना जाता है। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। पुस्तपालन क्या है? पुस्तपालन क्या है? पुस्तकों में रखना। पुस्तकों में रखने के लिए क्या किसी विशेष नियम की आवश्यकता पड़ती है? कोई विशेष नियम नहीं। जैसे जैसे आया, जैसे जैसे गया, उसको पुस्तकों में लिख लिया, वह पुस्तपालन कहलाता है। सुबह से लेकर शाम तक जिन प्रक्रियाओं को आपने अपने अंडर में रखा है, आपने किया है, उनको हम पुस्तपालन कहते हैं। पुस्तपालन के 2 लाभ बताइए। पुस्तपालन के लाभ हैं, पहला लाभ, जो हमारी सीमित शक्ति होती है उस सीमित शक्ति को असीमित शक्ति बनाना। जो हमारी सीमित मात्रा में याददाश्त जो होती है, जो सीमित मात्रा में हमारे पास जो चिप हमारे माइंड के अंदर है वह सीमित मात्रा में है। अगर उस चिप को अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना है तो हमारे को आवश्यकता पड़ती है कि हम पुस्तपालन का प्रयोग करें, और पुस्तपालन का प्रयोग करने के पश्चात उसको अधिक मात्रा में व्यापार को बढ़ाएं। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ है व्यावहारिक लेन देन में जो समस्या आती है उन समस्याओं का निपटारा करना। निपटारे का मतलब है कोई व्यवस्था ऐसी हो जाती है, कोई अव्यवस्था ऐसी हो जाती है जिससे व्यापार हमारा दिक्कत में आ जाता है, तो हम अपने पुरानी पुस्तकों को देख करके नई पुस्तकें तैयार कर लेते हैं। लेखांकन के लिए पुस्तपालन क्यों आवश्यक है? लेखाकर्म के लिए या लेखांकन के लिए पुस्तपालन क्यों आवश्यक है? क्योंकि सीधे हम लेखाकर्म, मैंने अभी पिछली लाइन बताया आपको कि जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ लेखाकर्म प्रारंभ होता है। तो अब ये यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है, लेखाकर्म के लिए पुस्तपालन क्यों आवश्यक है? वो आवश्यक इसलिए है, पुस्तपालन में ही समस्त चीज़ें लिखी हुई होती हैं और उस पुस्तपालन की समस्त विवरण से ही हम लेखाकर्म प्रारंभ करते हैं। क्या पुस्तपालन से अलग अलग खाते तैयार किए जा सकते हैं? हाँ बच्चों, पुस्तपालन से अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। जैसे पहली एंट्री, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, व्यापार प्रारंभ किया, हिंदी में रोकड़ खाता ऋणी, पूंजी खाता का, इंग्लिश में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। माल क्रय किया, माल क्रय करने का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल मोहन से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल हरि को बेचा, हरि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ कितनी एंट्री हो गई? पहली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश को अलग करो, कैपिटल को अलग, कैश का खाता अलग बनेगा, कैपिटल का खाता अलग बनेगा। दूसरी एंट्री, माल क्रय किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज का खाता अलग और कैश का खाता हम पहले ही तैयार कर रहे हैं। एक खाता एक बार ही तैयार होगा, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तीसरी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो परचेज के खाता हम ऊपर बना रहे हैं तो परचेज का खाता अलग से नहीं बनाया जाएगा। मोहन यहाँ नया नाम आया है तो यहाँ पर मोहन का खाता अलग से बनाया जाएगा। इसके बाद हमने सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश को अलग, सेल्स को अलग।
कैश को अलग, कैश हम ऊपर से बनाते हुए चल रहे हैं इसलिए कैश का खाता अलग नहीं बनेगा, सेल्स का खाता बनेगा। मजदूरी दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस का खाता यहाँ बनेगा, कैश का खाता ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। इसलिए क्या पुस्तपालन से अलग अलग खाते तैयार किए जा सकते हैं? हाँ बच्चों, पुस्तपालन से अलग अलग खाते तैयार किए जा सकते हैं और उन अलग अलग खातों से जो शेष निकलते हैं उन शेष को हम तलपट में पूरा करते हैं। पुस्तपालन का प्रारंभ क्यों हुआ? पुस्तपालन का शुरू में ही लाइन आ गई थी कि व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति होती है वह सीमित मात्रा में होती है और उस सीमित मात्रा को असीमित बनाने के लिए पुस्तपालन का प्रारंभ हुआ और प्रत्येक लेन देन को लिखने के लिए पुस्तपालन का प्रारंभ हुआ जिससे हम लेखा कर्म को सही रूप दे सकें। आज का जो अध्याय बच्चों हमने सीखा है, जो पढ़ा है, उससे हमने क्या सीखा? उससे हमने व्यापार को चलाने का क्रिया, व्यापार को चलाने की प्रक्रिया, व्यापार को चलाने का उद्देश्य और उस व्यापार को चलाने के उद्देश्य में हमारी जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके आधार पर पुस्तपालन तैयार क्यों किया जाता है? पुस्तपालन तैयार क्यों किया जाता है? पुस्तपालन तैयार इसलिए किया जाता है जिससे कोई एंट्री छूटे ना। कोई भी एंट्री अगर छूट जाती है तो व्यापार की प्रक्रिया बीच में इंटरप्ट हो जाती है, बीच में दखलित हो जाती है। इसी कारण से पुस्तपालन की आवश्यकता पड़ती है। पुस्तपालन का प्रारंभ बच्चों क्यों हुआ? पुस्तपालन का प्रारंभ होने का मेन कारण व्यापार में किए गए लेन देनों को लिखने से होता है। दूसरा है पुस्तपालन को लेखाकर्म में किस प्रकार से रखा जाएगा। लेखाकर्म क्या होता है? प्रारंभ में लेखाकर्म नहीं था, प्रारंभ में केवल पुस्तपालन था। केवल हम अपनी पुस्तकों को लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने पुस्तपालन को लेखाकर्म में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? हमारे एक जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने एक नियम ऐसा बनाया है कि हम किस प्रकार से अपनी पुस्तकों को रखेंगे। उनका नाम क्या है? ल्यूकस पैसियोली। हिंदी में ल्यूकस पैसियोली कहते हैं और अंग्रेजी में उनका नाम है ल्यूकस पैसियो। केवल ल्यूकस पैसियो नाम है। इटली के रहने वाले हैं। 1494 ईस्वी में उन्होंने पुस्तकों का विभाजन किया। पुस्तकों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया। पहला विभाजन, नंबर 1, पहला विभाजन कौन सा है? पहला है व्यक्तिगत खाते, दूसरा वास्तविक खाते, तीसरा नाम मात्र का। नाम मात्र के खाते को हम आय व्यय खाता भी कहते हैं। तो पहला खाता हमारे पास क्या है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में 2 चीज़ें आती हैं। कौन लेने वाला है, क्या वस्तु आ रही है और क्या वस्तु जा रही है, क्या वस्तु आई है और क्या वस्तु गई है। तो दूसरा हमारे पास है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, कौन पाने वाला है, कौन देने वाला है। अब इनको विभाजित तो हमने कर दिया, लेकिन विभाजित करने के पश्चात इनके नियमों को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, उसमें ल्यूकस पैसियोली ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आई वस्तु को डेबिट किया जाएगा। और वस्तु कहाँ आ रही है? वास्तविक खाते में। वस्तु कहाँ आ रही है? वास्तविक खाते में। गई वस्तु को क्रेडिट किया जाएगा। वस्तु कहाँ जा रही है? वास्तविक खाते में। तो इसका मतलब आने वाली वस्तु डेबिट और गई वस्तु क्रेडिट। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा खाता हमारे पास है व्यक्तिगत खाता, उस व्यक्तिगत खाते में भी 2 पक्ष हो गए। पहला पाने वाला पक्ष, दूसरा देने वाला पक्ष। पाने वाले पक्ष को ल्यूकस पैसियोली लिखते हैं अपनी पुस्तक डी कंपोजिशन ऑफ स्क्रिप्चर्स में कि पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और जाने वाले को, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं।
अब यहाँ पर दोनों का मिक्सचर, वास्तविक खाता और व्यक्तिगत खाता एक रूप में, लेकिन दोनों को समाहित किया जाएगा कैसे? एक एंट्री हमारे पास आती है, राम को माल बेचा। राम तो हो गया व्यक्तिगत खाता और माल बेचना हो गया वास्तविक खाता। तो माल बेचने का नियम व्यक्तिगत खातों वास्तविक खातों से लिया जाएगा और राम का नियम व्यक्तिगत खातों से लिया जाएगा। इसलिए इस खाते को हम कहते हैं व्यक्तिगत वास्तविक खाता। इस खाते को हम कहते हैं व्यक्तिगत वास्तविक खाता। तो एंट्री क्या बन गई? पाने वाले को डेबिट, राम को माल बेचा, राम डेबिट, और गई वस्तु माल गया तो टू कैश अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। जो भी आपने दिया, रोकड़ दिया रोकड़, माल दिया माल। तीसरा खाता हमारे पास क्या है? तीसरा खाता है हमारे पास नाम मात्र का खाता, जिसे आय व्यय खाता। इसमें केवल आय और व्यय, खर्चे और हानि, लाभ और हानि का वर्णन किया जाता है। लाभ आय को अलग कर दो, खर्चे और हानि को अलग कर दो। लाभ और आय को क्रेडिट किया जाएगा, हानि और खर्चे को डेबिट किया जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना इस बात के लिए कि इस खाते में कभी किसी का नाम नहीं आता। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये कहता हूँ कि मोहन को वेतन दिया, तो मोहन कुछ नहीं है इसमें, मोहन यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल मोहन को वेतन दिया। इसका मतलब मोहन कुछ नहीं है, वेतन देने की एंट्री होगी। इवन देन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मोहन पाने वाला है, नहीं, मोहन पाने वाला नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार हम नाम मात्र के खाते में कभी किसी का नाम नहीं लिखते हैं। इसलिए केवल वेतन दिया और खर्चे को डेबिट किया जाता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद रखना इस बात के लिए कि नाम मात्र का खाता हमेशा वास्तविक खाते से इंक्लूड किया जाता है, व्यक्तिगत खाते से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत अर्थात कभी किसी का नाम इसमें नहीं आएगा। अगले अध्याय में हम जो आपको मौखिक तौर पे आपको बताया गया है कि खाते किस प्रकार से बनाए जाएंगे, रोजनामचा किस प्रकार से बताया जाएगा, क्या रोजनामचा के अंदर किया जाएगा, रोजनामचा का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, खातों को अलग अलग कैसे बनाया जाएगा, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।